हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब एजुकेशनल चैनल एमपीए क्लासेस। आज हम लोग जीव विज्ञान में देखेंगे कि जीव विज्ञान में श्वसन क्या है, कैसे होता है और इसके लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। तो आज हम लोग जीव विज्ञान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान। और आज का हमारा टॉपिक है श्वसन। क्या? श्वसन। हम देखते हैं कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, क्योंकि जैव परिक्रम संचालन के लिए मतलब जीवों को जीवित रहने के लिए उसके सारे जो ऑर्गेन्स है सही सही काम करें, इसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत होती है। मतलब जीवों के जीवित रहने के लिए, है ना, जीवों के जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत है? ऊर्जा की। और ये ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होती है? तो ये ऊर्जा हम जो भोजन करते हैं वहां से प्राप्त होती है। कहां से? भोजन से, है ना। भोजन अणु का विखंडन होता है और फिर ये ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होता है। मतलब भोजन अणु के ऑक्सीकरण की वजह से ये ऊर्जा प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि भोजन अणु में क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। और इस प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे भोजन अणु का जो ऑक्सीकरण है वो दो परिस्थितियों में संभव है ना। यहाँ पे भोजन अणु का जो ऑक्सीकरण है वो दो परिस्थितियों में। एक परिस्थिति तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में। और दूसरा जो हो जाएगा इसका ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, है ना। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भोजन के अणु का ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पे ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। यहाँ पे ऊर्जा जो है वो कितने में? अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जबकि यहाँ पे जो ऊर्जा है वो बहुत कम मात्रा में, क्या होता है? बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती है। मतलब भोजन के अणुओं का जो ऑक्सीकरण होता है वो दो परिस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ पे ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा उत्पन्न नहीं होती, मतलब कम मात्रा उत्पन्न होती है। इसका मतलब है कि जीवों को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। मतलब सिर्फ भोजन कर लेने से ये ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि भोजन कर लेने से, पोषण कर लेने के साथ साथ हमको किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन। मतलब जीवों को पोषण के साथ साथ किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है ना। तभी जाके यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिससे जैव कार्य संपादित होते हैं और जीव अपने आप को जीवित बनाए रखते हैं। और ये जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है ये कहाँ से होता है? ये जो ऑक्सीजन देख रहे हैं इसकी आपूर्ति कहाँ से होता है? तो ये होता है श्वसन से। मतलब श्वसन जीवों में एक खास प्रक्रिया है
ऐसी प्रक्रिया है जिससे जीवों के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत पूरी होती है और इस ऑक्सीजन से जीव अपने भोजन से क्या करता है, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिस ऊर्जा से जीव जीवित होते हैं, मतलब जैव प्रक्रम संचालित होता है। तो इस तरह शोषण क्या है, तो शोषण विविध रूप में शोषण उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। मतलब शोषण का डिफिनेशन हो जाएगा, है ना, वृहत रूप में, वृहत मतलब सभी को मिला के, है ना, वृहत रूप में शोषण, है ना, वृहत रूप में शोषण उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है ना, उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा जीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है ना। शोषण क्या होंगे, शॉर्ट में डिफिनेशन, वृहत रूप में शोषण उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है ना, जिसके द्वारा जीवों, है ना, में, जिसके द्वारा जीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, शोषण कहेंगे। ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका के अंदर, है ना, ऊर्जा उत्पादन के लिए, ऊर्जा उत्पादन, है ना, इसके लिए कोशिका में, इसमें कोशिका में, है ना, ग्लूकोज, है ना, कभी कभी वसा, विशेष परिस्थिति में एमिनो अम्ल, है ना, के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होता है। मतलब ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका में ग्लूकोज का, कभी कभी वसा या विशेष परिस्थिति में एमिनो अम्ल का इस्तेमाल होता है और इनके विखंडन से उनके बीच का बंधन टूटता है और बंधन टूटने से इसमें इनके क्या होते हैं, अणुओं का विखंडन होता है। क्या होता है, विखंडन होता है, जिससे इनके बीच का बंधन टूटता है ना, और इस विखंडन से जो क्या होता है, जो ऊर्जा होता है वो एटीपी के रूप में मुक्त होता है। किस रूप में मुक्त होता है, एटीपी के रूप में, मतलब इन ग्लूकोज में या वसा या एमिनो अम्ल का जब विखंडन होता है तो इसके अंदर संचित ऊर्जा होता है। कैसा ऊर्जा, संचित, जो ऊर्जा जमा होता है, स्टोर होता है, वो ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या होता है, मुक्त होता है। अब ये एटीपी क्या है, तो एटीपी क्या है, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम हो गया एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट हो गया, इसका पूरा नाम ये हो गया। ये एटीपी क्या है, जैव कोशिका में ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। ये एटीपी ही क्या है, समझ, जैव कोशिका में ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। ये एटीपी ही जो है ना,
जैव कोशिका में ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। हाँ? ये कितनी क्या है, जैव कोशिका में ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है, मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, ऊर्जा को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। क्योंकि इस ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, इसका जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, जैव कोशिका में। कहाँ होता है, जैव कोशिका में, है ना। जैव कोशिका में इसका उत्पादन होता है, इसलिए इस ऊर्जा को हम किस नाम से, जैव ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। जैव ऊर्जा मतलब जीवों की कोशिका में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, इसलिए यहाँ पे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उस ऊर्जा को हम किस रूप में, जैव ऊर्जा के रूप में भी जानते हैं। आगे हम देखते हैं, जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए ग्लूकोज का उपयोग करती है। कोशिका में क्या होता है, कोशिका के अंदर, कोशिका में क्या होता है, तो जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका, ग्लूकोज का इस्तेमाल होता है ना, जनरली। मतलब ग्लूकोज से क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है ना। क्योंकि ग्लूकोज का यहाँ पे इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है, ऊर्जा उत्पादन के लिए, इसलिए इसको ग्लूकोज को हम कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। कोशिकीय ईंधन। तो होता क्या है, जीवों के कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होता है। किसका, ग्लूकोज का विखंडन होता है। जनरली कभी कभी वसा या एमिनो अम्लों का भी होता है, जिससे उसके अंदर जो संचित रासायनिक ऊर्जा होता है वो एटीपी के रूप में मुक्त होता है। और ये एटीपी क्या है, जैव कोशिकाओं में ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है, जिसका इस्तेमाल जीव अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, मतलब जैव परिक्रम के सफल संचालन के। यहाँ पे ग्लूकोज का जो विखंडन होता है, और ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का उत्पादन होता है। जैसे C6H12O6, है ना, ये जो अणुसूत्र है वो ग्लूकोज का है, और ये ऑक्सीकरण इसका होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पे एंजाइम होता है। क्या होता है, वहां पे एंजाइम होता है, और फिर इसके ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं और जल बनता है, साथ ही साथ यहाँ पे ये ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो इस चीज को, मतलब कोशिका के अंदर ग्लूकोज के विखंडन से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको हम इस समीकरण के द्वारा भी दिखा सकते हैं। यही ऊर्जा है जो जैव ऊर्जा है। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फिर श्वसन की प्रक्रिया में हमारे शरीर से बाहर मुक्त हो जाता है, और इस ऊर्जा के इस्तेमाल जैव प्रक्रिया को सफल संचालन के लिए हम लोग करते हैं। अब आगे देखते हैं, संपूर्ण कोशिकीय जो शोषण है वो दो अवस्था में होते हैं। संपूर्ण कोशिकीय शोषण कितने अवस्था में होते हैं, दो अवस्था में होते हैं। शोषण जो है ये दो अवस्था में होता है, एक होता है वायवीय और दूसरा होता है अवायवीय। अब वायवीय जो होता है वह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है ना, और अवायवीय जो होता है वह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। तो अवायवीय शोषण को हम देखते हैं। सबसे पहले कि अवायवीय शोषण कैसे और किस प्रक्रिया में होता है। जैसे ये जो अवायवीय शोषण है,
ये कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में होता है। ग्लूकोज का विखंडन किसमें होता है? पाइरुवेट में होता है। ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन वाले अणु होते हैं। कितने? 6 कार्बन वाले, मतलब यहाँ पे 6 कार्बन होते हैं, जबकि पाइरुवेट जो होते हैं वो 3 कार्बन वाले अणु होते हैं। तो अवायवीय शोषण कोशिका द्रव में होता है। यहाँ ग्लूकोज का जो विखंडन होता है वो किस रूप में होता है? पाइरुवेट में होता है। तो ये ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन वाले अणु है। कितने वाले? 6 कार्बन वाले अणु है, जबकि पाइरुवेट क्या है? 3 कार्बन वाले अणु है। अब यहाँ पे जो अवायवीय शोषण है ये भी अलग परिस्थितियों में हो सकता है। मतलब पाइरुवेट जो है कुछ स्थिति जो है, पाइरुवेट भी ग्लूकोज के विखंडन से बना, तो इसकी 3 तरह की स्थिति संभव है। 3 तरह से ये पाइरुवेट का विखंडन संभव है। पहला तो है पाइरुवेट जो है वह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, और ये प्रक्रिया जो है किण्वन कहलाती है, जो ईस्ट में होता है। तो पहले में क्या होता है, इसकी 3 परिस्थिति, जिसमें से पहला परिस्थिति में ये जो पाइरुवेट है ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में है ना, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ये क्या में बदल जाएगा? एल्कोहल में बदलेगा, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाएगा। मतलब यहाँ पे जो पाइरुवेट है ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है ना, तो ये क्या बन गया? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। ये जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया जो होता है ये ईस्ट में होता है। किस में होता है ये प्रक्रिया? ईस्ट में होता है, और इस प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। ये किस में होता है? ईस्ट में। इसमें होता है, ईस्ट में होता है, और इसको, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? किण्वन, है ना। तो पाइरुवेट का विखंडन जो 3 तरह से हो सकता है। पहला क्या है? पाइरुवेट ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बदलेगा। यह किस में होता है? ईस्ट में, और इस प्रक्रिया को हम किण्वन नाम देते हैं। दूसरा जो होता है पाइरुवेट का जो विखंडन है, ये पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ये होता है लैक्टिक अम्ल में होता है ना। पाइरुवेट का जो विखंडन है ये भी क्या है? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, है ना। और ये किसमें बनता है? लैक्टिक अम्ल में। लैक्टिक अम्ल ये क्या होता है? तो ये हमारी मांसपेशियों में होता है। जब हम ज्यादा मेहनत करते हैं या ज्यादा चल लेते हैं और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है ना, तो इसी परिस्थिति में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहां पे ये पाइरुवेट जो होता है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जिससे हमारे मांसपेशियों में खिंचाव होता है। ये लैक्टिक अम्ल की वजह से, इसकी वजह से क्या होता है? मांसपेशियों, मतलब अधिक चलने से या अधिक मेहनत करने से क्या होता है? मांसपेशियों में खिंचाव शुरू होता है। मांसपेशियों में दर्द या खिंचाव होता है। ये दोनों चीजें। तीसरी जो उसको स्थिति होती है पाइरुवेट के विखंडन का, ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और यहाँ पे क्या होता है? जो पाइरुवेट है इसका तीसरा ये हो सकता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में ये क्या होगा? CO2 जल
प्लस ऊर्जा इस रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, अवायवीय शोषण में जो ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में हुआ 3 कार्बन वाले अणु में, उसकी स्थिति जिसके जो विखंडन वह 3 प्रकार से, 3 परिस्थितियों में। जब पहला परिस्थिति ये जहाँ पे एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बना जो ईस्ट में होता है, इस प्रक्रिया को किण्वन बोलते हैं। दूसरा पाइरुवेट, वहां पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल बदलता है, जिसे हमारे मांसपेशियों में दर्द या खिंचाव होता है। जबकि तीसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल बदलता है और यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होता है। अब इसके दूसरे पॉइंट को देखते हैं, वायवीय शोषण। वायवीय शोषण ये कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को। अब ये जो पाइरुवेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। मतलब ये पाइरुवेट जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होता है। क्या होता है, ये पाइरुवेट जो है ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में, क्योंकि यहाँ पे इसको भरपूर ऑक्सीजन मिलता है, यहाँ पे पूर्ण रूप से इसका ऑक्सीकरण होता है और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में उत्पन्न होता है। यही ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में, किस रूप में, एटीपी के रूप में होता है, जिसको हम लोग जैव ऊर्जा भी कहते हैं। इस ऊर्जा को जैव ऊर्जा भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि एटीपी अणु में संचित होता है। ऊर्जा क्या होता है, एटीपी अणु में संचित होता है और इसके विघटन से क्या होता है, ऊर्जा मिलती है, जिससे जब क्रियाएं संचालित होती है। तो यहाँ पे ये जो ऊर्जा किस रूप में होता है, एटीपी रूप में, और फिर इसका क्या होता है, विघटन होता है जब, तो यहाँ से फिर ये किस रूप में, डायरेक्ट ऊर्जा में बदलती है और इसी ऊर्जा से जैव क्रियाएं संचालित होती है। तो हम लोगों ने क्या देखा, वायवीय मतलब अवायवीय शोषण जो है उसमें पाइरुवेट के विखंडन 3 परिस्थितियों में किस तरह से हो सकता है, और फिर वायवीय शोषण में पाइरुवेट के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होता है, किस रूप में होता है, और फिर उससे जैव क्रिया कैसे संचालित होती है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में।